बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने पिछली वीडियो के अंदर ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसीजर देख लिया कि किस तरह से होता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक स्टोरी की मदद से इन इनहिबिटर्स को याद करवा दूंगी बहुत अच्छे से। ठीक है, पहले जो है ना हम इनको दो क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं क्योंकि ट्रांसलेशन प्रोकैरियोट्स में भी होनी है, ट्रांसलेशन यूकैरियोट्स में भी होनी है। तो इनहिबिटर प्रोकैरियोट्स में अलग होंगे, यूकैरियोट्स में अलग होंगे। तो हम इसको पहले इस क्लास के अंदर डिवाइड कर रहे हैं कि बैक्टीरियल या फिर प्रोकैरियोटिक इनहिबिटर, कुछ भी कह लें इसको, बैक्टीरियल या प्रोकैरियोटिक, अच्छा, या फिर यूकैरियोटिक। ठीक है, यूकैरियोटिक इनहिबिटर, ये हो गया। सही है। अब जो हमने पहले हम बैक्टीरियल इनहिबिटर की बात करेंगे, हम इसे स्टोरी से याद करेंगे कैसे। पहले तो मैं इनको दो क्लास में डिवाइड कर लेती हूँ। देखो, हम ये जो एफएससी के अंदर भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो बैक्टीरिया को अगर हमने रेजिस्ट करना होता है ना, दो तरीके होते हैं। एक होता है बैक्टीरियोस्टैटिक, ठीक है, बैक्टीरियोस्टैटिक, और एक होता है बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक के अंदर सिर्फ हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म कर देते हैं, यानी कि स्टॉप कर देते हैं, वो मज़ीद ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन बैक्टीरिसाइडल के अंदर हम क्या करते हैं कि उसका जो डीएनए उसको तबाह कर देते हैं, उसकी जो मशीनरी है ना उसको ख़राब कर देते हैं, जो एग्जिस्टिंग होते हैं ना वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वो दो ही मैं लिखूँगी, एक बैक्टीरियोस्टैटिक और एक बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरियोस्टैटिक रिवर्सिबल होते हैं और बैक्टीरिसाइडल क्या होते हैं, इरिवर्सिबल। ठीक है, अगर आपको कोई मसला हुआ करे तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। इरिवर्सिबल, ठीक है, ये दो क्लासेस के अंदर डिवाइड हो गया। रिवर्सिबल क्या है, बैक्टीरियोस्टैटिक और इरिवर्सिबल क्या है, बैक्टीरियोसाइडल। ठीक है, अब स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ। स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि जो है ना, एक जैसे कि मैं, ठीक है, मुझे ना क्लोरोफॉर्म चाहिए था। मैं एक बच्चे को कहती हूँ कि आप मुझे ना बाहर से क्लोरोफॉर्म ला के दें। चाहिए मुझे क्या, क्लोरोफॉर्म चाहिए। मैंने उसको कहा कि मुझे ला के दें। अब वो क्या करता है, वो अपनी साइकिल उठाता है और चला जाता है क्लोरोफॉर्म लेने के लिए। लेकिन रास्ते में क्या हो जाता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से उसका क्या होता है, थोड़ी सी ब्लीडिंग हो जाती है, यानी कि एरिथ्रोसाइट जो है ना उसका लॉस हो जाता है। ठीक है, वो फिर जो है ना घर पे आता है तो मुझे बताता है कि ना एक्सीडेंट हो गया। मैं कहती हूँ चलो कोई बात नहीं, मैं उसको जो है ना उसका मेडिकेशन किस तरह से करती हूँ। न्यूमाइसिन तो हर घर में यूज़ होती है ना जख्मों वगैरह पे लगाने के लिए, तो मैं न्यूमाइसिन और इस तरह की स्ट्रेप्टोमाइसिन या जिनेटोमाइसिन जो है ना उसको लगा देती हूँ। स्टोरी हमारी कंप्लीट होगी। अब इसमें से हमने मेन वर्ड्स पिक करने हैं। कौन कौन से, सबसे पहले तो मैंने क्या मंगवाया, क्लोरोफॉर्म मंगवाया। दूसरा क्या, साइकिल उसने उठाई, तो एक साइकिल का वर्ड। और तीसरा ब्लीडिंग हुई, यानी कि एरिथ्रोसाइट लॉस हुए। ये तीन चीज़ें। और बाद में मैंने क्या चीज़ अप्लाई की, स्ट्रेप्टोमाइसिन या न्यूमाइसिन या जेनेटोमाइसिन, जो भी यूज़ किया। ठीक है, ये चार चीज़ें जो है ना यूज़ होंगी। पहले तीन वर्ड जो मैंने बोले वो रिवर्सिबल इनहिबिटर हैं, और जो लास्ट वाला मैंने वर्ड बोला जो स्ट्रेप्टोमाइसिन, वो इरिवर्सिबल इनहिबिटर है, किसका, प्रोकैरियोट का। स्टोरी आपको पता चल जाएगा। अब मैं आज लिखना शुरू करती हूँ। पहले तो मैंने जो है ना क्लोरोफॉर्म मंगवाया था, तो ड्रग का नाम क्या है, क्लोरम, ठीक है, क्लोरम फेनिकोल। ठीक है, क्लोरोफॉर्म से क्या हम याद रख सकते हैं, क्लोरम फेनिकोल। उसके बाद उसने क्या उठाया था, साइकिल, तो उससे हम क्या याद रख सकते हैं, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन। और उसका ब्लड लॉस हुआ, इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं, एरिथ्रोमाइसिन। ठीक है, ईजी हो रही है ना चीज़ें, एटलीस्ट याद रह जाएंगी, कुछ ना कुछ तो याद रह जाएंगी। तो क्या, क्लोरोफॉर्म के लिए भेजा, साइकिल उठाई तो टेट्रासाइक्लिन, और ब्लीडिंग हुई तो एरिथ्रोमाइसिन, और लास्ट में मैंने क्या उसको लगाया, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो फोर्थ स्ट्रेप्टोमाइसिन। मैं इनके फंक्शन भी बताती हूँ कि ये किस तरह अपना काम करती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, अच्छा पहले तो इस बैक्टीरियासाइडल को ख़त्म करते हैं ना। देखो बैक्टीरियासाइडल क्या काम करती है, उसके जो मशीनरी होती है ना, मशीनरी को ही ख़राब कर देती है। तो इसका फंक्शन तो हमें साफ पता चल रहा है कि इसने क्या कर देना है, मशीनरी को ख़राब कर देना है। और मशीनरी क्या होती है, सिंथेसिस की डीएनए की, वो होता है राइबोसोम। तो ये क्या करता है, ये 30S सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ क्या होता है, अटैच करता है और उसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है। और क्योंकि हमें पता है कि 30S से ही ये जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वहीं से इनिशिएशन स्टार्ट होती है ना ट्रांसलेशन की। तो इनिशिएशन ही स्टार्ट नहीं होगी, प्रोटीन सिंथेसिस बिल्कुल क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। प्रोटीन सिंथेसिस ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। कैसे, 30S सब यूनिट के साथ अटैच होके उसके स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है।
ठीक है। इसका स्ट्रक्चर को क्या कर देता है, डिस्टॉर्ट कर देता है, 30S के साथ अटैच होंगे। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, जेंटोमाइसिन ये सारे क्या काम करते हैं, बैक्टीरियासाइड होते हैं। उसके बाद क्लोरमफेनिकोल की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, क्लोरमफेनिकोल हम इनके पहले सब यूनिट्स देख लेते हैं कि ये 30 पे था ना, ये तो हमें कंफर्म होगा 30 पे होता है। यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे आप याद रख लें जिसका नाम टी से शुरू होता है ना, टी से 3 बनता है ना, तो 30S टेट्रासाइक्लिन 30S के साथ अटैच होता है। बाकी ये 50S और ये भी 50S। क्यों हम 30-50 की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं। अगर हम यूकैरियोट्स की बात कर रहे होते तो जाहिर है हम उसके सब यूनिट यूज़ कर रहे होते हैं जो कि 40 और 60 हैं। यहाँ पे होते हैं 50 और 30। इस वजह से ये 30 और ये क्या है 50 सब यूनिट्स के साथ ही अटैच होते हैं। अब हम पहले देखेंगे क्लोरमफेनिकोल किस तरह से करता है। देखिए, जब भी कोई न्यू अमाइनो एसिड ने आके, यानी कि ट्रांसफ़र आरएनए के साथ न्यू अमाइनो एसिड ने आके राइबोसोम पे अटैच होना होता है, तो हर न्यू आने वाला ए साइट पे अटैच होता है। जो सबसे पहला था ना, जैसे अगर मैं आपको एक रफ सी डायग्राम, ठीक है, असल तो मैंने समझाया हुआ पिछली वीडियो के अंदर, रफ सी डायग्राम अगर बनाऊँ तो जैसे ये है, ठीक है, ये लार्जेस्ट सब यूनिट है, इसके ऊपर 3 बने हुए हैं, इसे हम एग्जिट साइड कहते हैं, इसे पी साइड कहते हैं, इसे ए साइड। पहला अमाइनो एसिड अगर मैं एक लाइन से ड्रॉ करूँ कि यहाँ पे पहला ट्रांसफ़र आ रहा है, उसके साथ एक अमाइनो एसिड लगा हुआ है, इसे मैं एम कह रही हूँ, ठीक है, एक अमाइनो एसिड लगा हुआ है। उसके बाद हर न्यू आने वाला अमाइनो एसिड कहाँ होगा, ए साइड पर अटैच होगा। इसको फॉर एग्जाम्पल मैं एल कह दूँ, यानी कि ल्यूसीन है। तो ये ड्रग क्या करती है, ये प्रिवेंट करती है पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की। यानी कि अब पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह बनना होता है, ये जो यहाँ पे ये अमाइनो एसिड है ना, ये पी साइड से मूव करते हैं ए साइड की तरफ। यानी कि आगे किस तरह से होना होता है, ये मैं रफ सा बता रही हूँ आपको सिर्फ कंसेप्ट के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये साइट है, तो यहाँ पे ये अमाइनो एसिड जो ट्रांसफ़र आ रहा है वो यूँ का यूँ रह जाएगा, लेकिन इसके ऊपर वाला अमाइनो एसिड जो है ना वो मूव कर जाएगा और वो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, इसके ऊपर आके पेप्टाइड बॉन्ड बना के इसके साथ रह लेगा। तो यहाँ पे जो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है, जो क्लोरमफेनिकोल है, इस पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है, इसको ब्लॉक कर देता है। और किसके साथ अटैच होके 50S सब यूनिट के साथ अटैच होता है, ये बड़े वाला, ठीक है, 50S सब यूनिट है ना, 50S सब यूनिट के साथ अटैच होके ये जो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन है इसको क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि प्रिवेंट करता है बॉन्ड फॉर्मेशन फ्रॉम, किधर से, पी साइड से था ना, ये पी साइड थी ना, ये देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये पी साइड, ये ई साइड और ये वाली थी हमारे पास ए साइड, ठीक है। तो फ्रॉम ए साइड टू पी साइड टू ए साइड, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई, यहाँ से मैंने समझा दी। ये क्लोरमफेनिकोल का था। टेट्रासाइक्लिन, देखिए इसका नाम है साइक्लिन, तो ये जो इलोंगेशन का पूरा साइकिल है ना उसी को ख़त्म कर देता है, ठीक है। इलोंगेशन का साइकिल कैसे चलता होता है, हर न्यू आने वाला अमाइनो एसिड कहाँ पे आके अटैच होता है, ए साइड पे आके अटैच होता है। तो इसका काम क्या होता है कि ये यहाँ पे ए साइड पे न्यू आने वाले अमाइनो एसिड को अटैच होने ही नहीं देती, यानी कि ये इस साइड पे ब्लॉकेज कर देती है कि न्यू अमाइनो एसिड यहाँ पे अटैच ही नहीं हो पाएगा। तो ये टेट्रासाइक्लिन का क्या है, इलोंगेशन के साइकिल को कैसे स्टॉप करती है, प्रिवेंट अटैचमेंट ऑफ न्यू अमाइनो एसिड एट ए साइट, ठीक है, क्लियर हो गई चीज़, ये काम करती है। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे एरिथ्रोमाइसिन की तरफ। एरिथ्रोमाइसिन क्या करती है, ये सिंपल ट्रांसलोकेशन को रोकती है। देखिए ट्रांसलोकेशन कैसे होती है, अब इसने अपना अमाइनो एसिड दे दिया, क्या ऐसा कोई काम होगा, ऐसा कोई काम नहीं होगा। फिर ये क्या करेगा, ये इसकी तरफ ट्रांसलोकेट कर जाएगा, ई साइड की तरफ ट्रांसलोकेट कर जाएगा। असल में ये चीज़ इस तरफ मूव करेगी, ये जो राइबोसोम इस तरफ मूव करेगा, जैसे ये जगह जो है ना, ये चीज़, ये जो हमारे पास ट्रांसफ़र आ रही है वो इस जगह आ जाएगा। तो इस प्रोसेस को पहले वो ई साइड पे, ई साइड से वो क्या करेगा, बाहर की तरफ एक्सिट कर जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ना इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ये जो एरिथ्रोमाइसिन है ना, ये असल में इस ट्रांसलोकेशन को प्रिवेंट करती है, ठीक है। अब अगर मैं एक फ़नी से इसके लिए नुमानी बताऊँ, जैसे कि जो खून के रिश्ते होते हैं कभी दूर नहीं जाने देते, तो इसी तरह से ये एरिथ्रोमाइसिन क्या करती है, ट्रांसफ़र आरएनए को दूर नहीं जाने देती, उसकी ट्रांसलोकेशन नहीं होने देती। तो आप इस तरह से एक चीज़ को याद रख सकते हैं, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन जो है ना ट्रांसलोकेशन को प्रिवेंट कर देती है। इसके बाद ये हमारा बैक्टीरिया का कंप्लीट हो गया है। देखते हैं कि यूकैरियोट्स के अंदर किस तरह से होता है, ठीक है। यूकैरियोट्स,
यूकेरियोट्स के इनहिबिटर्स देखते हैं। यूकेरियोट्स में इनहिबिटर ज़्यादातर यूज़ ही नहीं होते। क्यों नहीं यूज़ होते? हमें क्या ज़रूरत पड़ी है कि हम जो है ना फजूल में यूकेरियोट्स को डिस्ट्रॉय करते रहे। हमें तो बैक्टीरिया से प्रॉब्लम होती है ना, हम चाहते हैं कि बैक्टीरिया ग्रो ना करे। तो इस वजह से क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर हम इसको यूज़ नहीं करते यूकेरियोट्स के लिए, सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए जो है ना इसको यूज़ किया जाता है। तो जो एक नेचुरली पाया जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ, डिप्थीरिया टॉक्सिन। ठीक है, जब डिप्थीरिया होता है किसी पर्सन को तो क्या होता है, बैक्टीरिया ये रिलीज़ कर देते हैं। ये वाला टॉक्सिन जो है ना बैक्टीरिया रिलीज़ करते हैं, वो हमारी जो मशीनरी है ना उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। तो डिप्थीरिया टॉक्सिन जो है वो किससे रिलीज़ होता है, एक कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया होता है। ठीक है, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया वो इसको रिलीज़ कराता है। अब ये टॉक्सिन बॉडी के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, इलोंगेशन फैक्टर 2 आपको याद होगा, मैंने बताया था आपको। ठीक है, जब हमने ट्रांसलेशन करे थे तो इलोंगेशन फैक्टर 2 का क्या काम था, ट्रांसलोकेशन कराना। ठीक है, ये जो हम यहाँ से ट्रांसलोकेशन करा रहे थे ना, ये ट्रांसलोकेशन कराना, अगर हम यूकेरियोट्स की बात करें तो इसमें इलोंगेशन फैक्टर 2 का काम था, यूकेरियोटिक इलोंगेशन फैक्टर 2 का काम था। तो ये डिप्थीरिया टॉक्सिन क्या करता है, इसको इनएक्टिवेट कर देते हैं। इनएक्टिवेशन का क्या तरीकाकार होता है, इसकी पूरी जो है ना एक वीडियो मैं बनाऊंगी जल्दी कि इसकी इनिबिशन हम किस तरह से करते हैं। फॉस्फोराइलेशन इसी कराते हैं जिसकी वजह से इसकी क्या हो जाती है, इनिबिशन हो जाती है। तो डिप्थीरिया टॉक्सिन इसकी फॉस्फोराइलेशन करवा के इसको इनिबिट करा देता है। ठीक है, ये जब हो जाते हैं इनिबिट तो इन्होंने करानी होती है ट्रांसलोकेशन, जिसकी वजह से ट्रांसलोकेशन भी क्या हो जाती है, इनिबिट। अगर ट्रांसलोकेशन इनिबिट होगी तो इससे हमारी इलोंगेशन क्या हो जाएगी, इलोंगेशन इनिबिट हो जाएगी, और इस तरह से हमारी प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन क्या है वो भी कम्प्लीटली इनिबिट हो जाएगी। ठीक है, ये तो होता है नेचुरली। इसके अलावा रेसिन जो कि एक्सपेरिमेंटली यूज़ की जाती है। रेसिन क्या करती है, ये जो एडिनिन होता है ना, मतलब कि जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कि राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए के अंदर कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं। ठीक है, तो प्रोटीन्स भी होती हैं, साथ में उसके सब यूनिट्स भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो इसका राइबोसोमल आरएनए के जो 28 सब यूनिट होता है ना, वहाँ से ये रेसिन क्या करता है, एडेनिन को निकाल लेता है। एडेनिन को क्या कर लेता है, रिमूव करा लेता है। एडेनिन इससे निकल जाता है। तो एडेनिन जब निकल जाता है तो उससे भी ये 28 यूनिट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस रुक जाता है। तो यूकेरियोट्स के लिए बस इतना ही काफ़ी है। बाकी प्रोकैरियोट्स का इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया, इसके लिए डिप्थीरिया टॉक्सिन इंपॉर्टेंट था। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने अच्छे से आपको बता दिया। और बाकी प्रोकैरियोट्स का इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको एक मज़े की स्टोरी से बताया है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी इस तरह की जो वीडियोज़ होती हैं पसंद आती हैं तो इसको लाइक भी किया करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रमोट करें।